नमस्कार दोस्तों। आज यानी 14 अप्रैल 2017 का हमारा प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन है। उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। देखिए, अंदर के पेज पे एक स्वाइन फ्लू से रिलेटेड न्यूज है। तो क्वेश्चन इस पे पहले भी पूछा गया था 2014 में स्वाइन फ्लू पे भी कौन से वायरस से स्वाइन फ्लू होता है। तो ये याद रखिएगा आप, H1N1 से स्वाइन फ्लू होता है। और दो वायरस जो है फिलहाल जो सुर्खियों में है वो एक है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू होता है H5N1 से। और डेंगू भी आजकल इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। और डेंगू होता है जीनस फ्लेवी वायरस से। और कौन से मच्छर के काटने से होता है? ये होता है एडिस इजिप्टाई। तो ये तीन चीज़ें आप याद रखिएगा, प्रीलिम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये हो सकती हैं। अब अगली स्लाइड में देखिए, इन दिनों इलेक्शन की जो पूरी प्रोसेस है वो काफ़ी चर्चा में है। जो विरोधी पार्टियां हैं, अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं, फिलहाल उन्होंने ईवीएम पर काफ़ी सवाल उठाए। तो दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे। एक तो देखिए, जब आप वोट देने जाते हो तो जो वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं और इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं वो इंक लगाते हैं आपके हाथ में ताकि आप दोबारा वोट देने ना आ जाओ। और इवन नोटबंदी के दौरान में भी उस इंक का यूज किया गया था। तो कौन से केमिकल कंपोनेंट से वो इंक बनी होती है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है पहले CAPF में। तो देखिए, ये सिल्वर नाइट्रेट से वो इंक बनी होती है। अगर कई बार ज़्यादा डीप में पूछना चाहें तो वो यूं भी पूछ सकते हैं कि क्या किस प्रॉपर्टी के कारण वो इंक यूज होती है। तो सिल्वर नाइट्रेट को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि देखिए ये पानी में तो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन जैसे ही इसको हाथ पे लगाते हैं तो ये सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। और वो सिल्वर क्लोराइड जब हमारे हाथ पे लग के कन्वर्ट हो जाता है तो वो पानी में डिजोल्व नहीं होता। इसलिए इंक लगने के बाद चाहे हम हाथ को धो लें फिर भी वो मिटती नहीं है, क्योंकि वो सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाती है लगने के बाद, हाथ पे लगने के बाद। सॉरी। एक और देखिए जो आजकल ये काफ़ी सुर्खियों में है, VVPAT, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। इसमें क्या होता है, देखिए ये हमारी ईवीएम है। ईवीएम के साथ में एक और मशीन लगी होती है, यहाँ पे शीशा होता है। शीशे में आपको फोटो दिखेगी, सिर्फ आप छू नहीं सकते उस पेपर को जो फोटो में आपको पेपर दिखेगा। अब कई बार ऐसा पूछ लेती है यूपीएससी की, जो VVPAT नया इलेक्शन कमीशन यूज कर रहा है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको दिखेंगी। क्योंकि देखिए आजकल यूपीएससी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रही है जो जनरल यूज में चीज़ें हो रही हैं, किताबों में नहीं मिलते जो क्वेश्चंस। तो देखिए दो तीन चीज़ें इसमें दिखते हैं। कैंडिडेट का सिंबल मिलता है, कैंडिडेट का नाम दिखता है, और कौन से नंबर पे उसका चुनाव चिन्ह है वो दिखता है। देखिए जैसे 6 नंबर पे है, ये 6 नंबर दिखेगा, और इनका सिंबल क्या है, सिंबल दिखेगा, नाम भी दिखेगा। तो ये चीज़ें दिखती हैं। और कई बार यूपीएससी फंसाने के लिए यूं पूछ लेगी, क्या VVPAT में जिस पर्सन ने अपना वोट कास्ट किया क्या उस पर्सन का नाम भी आएगा। यानी मान लीजिए मैंने अपना वोट दिया तो क्या मेरा नाम भी आएगा इस पेपर पे? नहीं, मेरा नाम नहीं आएगा, सिर्फ जिसको वोट दिया उसी की डिटेल्स आएंगी। क्योंकि देखिए यार, सिंपल सी बात है ना, अगर मेरा नाम आएगा तो कल को तो सबको पता ही लग जाएगा। मतलब काइंड ऑफ कोई इलेक्शन कमीशन के अंदर में कोई लैप्स हो जाती है तो अगर ईवीएम की जो डिटेल्स है बाहर आ जाती हैं तो पता लग जाएगा किसने किसको वोट दिया। फिर तो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बदला ले लेंगी, रंजिश, वो सारी चीज़ें। तो ये पूरी जो इलेक्शन प्रोसेस है वो सीक्रेट होनी चाहिए ना। तो मेरा नाम नहीं आएगा, जो पर्सन वोट कास्ट कर रहा है उसका नाम नहीं आएगा। बस आप ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, इन दिनों काफ़ी एक्सरसाइजेज काफ़ी चर्चा में रहती हैं, तो एक जगह हम डिस्कस कर लेते हैं सारी की सारी ये जो एक्सरसाइजेज हैं। देखिए नेवल जो हमारी जॉइंट एक्सरसाइज होती है वो वरुणा हम फ्रांस के साथ करते हैं, और स्लाइनेक्स हम कर रहे हैं श्रीलंका के साथ में, इंदिरा हम कर रहे हैं रशिया के साथ में, और मालाबार एक्सरसाइज हम वैसे तो यूएस के साथ करते हैं लेकिन काफ़ी बार जापान भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। सिम्बैक्स करते हैं हम सिंगापुर के साथ में, SS सिंगापुर, सिम्बैक्स थोड़ा सिमिट्री से याद हो जाएगा। तो इब्सा और मार हम ये करते हैं इब्सा की कंट्रीज़ के। इब्सा में कौन कौन से आते हैं? इब्सा में आते हैं इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। हम तीनों मिलकर इब्सा के 3 कंट्रीज़ मिलकर एक्सरसाइज करते हैं, इब्सा मार। कोंकण एक्सरसाइज हम ये नेवल एक्सरसाइज है, सारी की सारी नेवल एक्सरसाइज हैं। ये ब्रिटेन के साथ हम करते हैं कोंकण, और असिन डेक्स हम करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ में। सहयोग काइजिन ये हम करते हैं जापान के साथ में। नसीम अल बहर ये हम करते हैं ओमान के साथ में। तो ये सारी नेवल एक्सरसाइजेज हैं, याद कर लीजिएगा। फोटो खींच लीजिए इसको। जो चीज़ आपको डिफिकल्ट लगे ना आप उसकी फ़ोटो ले लिए। आजकल सबके पास में स्मार्टफोन्स हैं। अगर स्मार्टफोन्स ऑपरेट करने की आपको अच्छा नहीं लगता तो आप एक छोटी डायरी बना लीजिए। जो भी आपको फैक्ट मुश्किल लगे, याद करने में मुश्किल लगे, क्योंकि देखिए एक बार में तो याद होते नहीं है सारे के सारे। तो जो आपको लगे कि मुश्किल है तो बस आप उसकी फ़ोटो खींच लो। एक वो आती है, एप्लीकेशन है कैम स्कैनर, ये आप गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। कैम स्कैनर का काफ़ी यूज़ है। जब भी आपको कोई डिफिकल्ट फैक्ट लगे तो बस आप कैम स्कैनर से फोटो खींच लो, बढ़िया ढंग से इसकी फोटो आ जाती है कैम स्कैनर से। देखिए आगे है एयरफोर्स जॉइंट एक्सरसाइजेज। इंडिया यूके के बीच में ये इंद्रधनुष रेनबो एक्सरसाइज होती है, और इंडिया और फ्रांस के बीच में गरुड़ा एयर एक्सरसाइज होती है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है, और इंदिरा एक्सरसाइज होती है इंडिया और रशिया के बीच में। आर्मी की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं?
मित्र शक्ति एक्सरसाइज ये होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। हैंड इन हैंड इंडिया चाइना के बीच में। एक्सरसाइज शक्ति ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। नोमैड, ये देखिए एलिफेंट के लिए टर्म यूज किया जाता है, ये होती है हमारे और मंगोलिया के बीच में। युद्ध अभ्यास काफ़ी फेमस थी, पिछले दिनों हुई थी ये इंडिया और यूएस के बीच में होती है और 2005 से हो रही है ये। और इसके अलावा सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में। और लेमिते ये होती है इंडिया और सेशल्स के बीच में। परबल दोस्तिक इंडिया कजाकिस्तान। अल नागा ये होती है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान। तो याद कर लीजिएगा, मतलब सारी की सारी याद करने का मतलब यूँ है, देखिए अगर थोड़ा सा आपने 3-4 बार इसको पढ़ा है तो ऑप्शंस में देख के याद आ जाएगा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता है नहीं। पीआईबी की न्यूज़ है, देखिए ज़्यादा देखिए आजकल न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती नहीं प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से, और धीरे धीरे आप न्यूज़पेपर थोड़ा थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। अभी तो नहीं, अभी तो टाइम नहीं आया है, 1 महीने पहले आप न्यूज़पेपर छोड़ सकते हो। वैसे मतलब जिनकी देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट वाले तो डेफिनेटली उनको छोड़ ही देना चाहिए 1 महीने पहले तो। और जो काफ़ी श्योर हैं इस बार प्रीलिम 100% निकलेगा, वो आगे तक भी 15 दिन पहले तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि 1 महीने पहले तक तो क्वेश्चन पेपर बन ही जाता है ना। तो आप एडिटोरियल की जो वीडियो है वो वैसे देख सकते हो खाना खाते वक्त। अगर फिर भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो फिर आप छोड़ सकते हो, एडिटोरियल की वीडियो भी आप छोड़ सकते हो। देखिए वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चैनल के व्यूज़ आना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम निकलना। प्रीलिम निकलेगा तभी तो मेंस की आगे डिस्कस करेंगे। पीआईबी की देखिए एक न्यूज़ है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और जो ये एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, इन्होंने क्या किया, नीति आयोग की कंसल्टेशन से इन्होंने एपीएमसी एक्ट में चेंज करने जा रहे हैं। तो एपीएमसी एक्ट पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2015 में, एपीएमसी एक्ट को कौन ऑपरेट करता है, कौन चेंज करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था। इसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। प्राइसिंग है, बीच में प्राइसिंग भी आएगा, ये रहा यहाँ पे है, प्रोड्यूस है, सॉरी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये है पूरी फुल फॉर्म। ठीक है, ये गलत बोली मैंने। तो देखिए बात यूँ है कि जो इसमें क्या होता है, जो किसान अपनी फसल मंडी में लेके आते हैं, किस प्रकार से उसका रख रखाव, प्राइसिंग, लाइसेंसिंग, ये सब जो चीज़ें आती है ना, वो आती है एपीएमसी एक्ट के अंदर में, और स्टेट गवर्नमेंट इनको ऑपरेट करती है। थोड़ा अभी नीति आयोग का भी देख लेते हैं, नीति आयोग भी का, क्योंकि देखिए यूपीएससी ना पिछले 4-5 के करंट अफेयर जो फेमस होते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेती हैं। और जो नीति आयोग है वो तो सदाबहार सी एक प्रकार से जो है वो बॉडी है। नीति आयोग में देखिए इसके चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री। गवर्निंग काउंसिल में सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स आते हैं। अगर यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे, या फिर जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो आएंगे। स्पेशल इन्वाइटी कोई भी देखिए प्रधानमंत्री कुछ भी एमिनेंट एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट को, उनको भी जिनकी नॉलेज हो उनको बुला सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। और वैसे देखिए इनके वाइस चेयरपर्सन होता है इस बॉडी का। अभी वाइस चेयरपर्सन कौन है आप बताओ? देखिए इसके वाइस चेयरपर्सन अभी है अरविंद पानागड़िया। मेंबर्स कौन है? मेंबर्स में देखिए दोनों टाइप के मेंबर्स होते हैं, फुल टाइम मेंबर्स और पार्ट टाइम मेंबर्स। तो इस पे क्वेश्चन बन जाता है, अगर यूपीएससी नाम नहीं पूछेगी तो यूँ पूछ लेगी, इट हैज़ ओनली फुल टाइम मेंबर्स, इस तरह से कोई स्टेटमेंट आ जाएगा। और देखिए पार्ट टाइम मेंबर्स में 2 मेंबर हो सकते हैं। कौन है? फिलहाल आपने नाम सुना ही होगा, विवेक देब्रॉय हैं और वी.के. सारस्वत हैं जो पहले इसरो में थे। ये 2 अभी पार्ट टाइम मेंबर्स हैं। और वाइस चेयरपर्सन है इसके अरविंद पानागड़िया। और सीईओ कौन है इसके? सीईओ है अमिताभ कांत। और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स देखिए 4 मेंबर्स होंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से होंगे, प्रधानमंत्री इन्हें अपॉइंट करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जो ये नीति आयोग है ये कौन सी बॉडी है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर स्टैच्यूटरी बॉडी है, या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है? बताइए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो हो नहीं सकती, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में इसका जिक्र है नहीं, सीधी सी कॉमन सेंस है। स्टैच्यूटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी में आपको डाउट हो सकता है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। यानी इसको बनाने के लिए सरकार ने ना कोई एक्ट पास नहीं किया पार्लियामेंट में से, सीधा अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास कर दिया इसे। ठीक है, आगे देखिए जो है ये नीति आयोग के मेंबर्स ही हैं, हमने देख लिए, वी.के. सारस्वत और विवेक देब्रॉय, अमिताभ कांत सीईओ हैं इसके। आगे देखिए हमने ना काफ़ी सारी इन्वायरमेंट की जो बॉडीज़ हैं वो डिस्कस कर ली। तो अब थोड़ी बहुत बॉडीज़ को आज रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। स्लाइड्स नहीं है, बस आप हो सके तो वीडियो को पॉज करके एक बार अपने पास में नोटबुक या पेन रख लीजिए, क्योंकि लिखोगे साथ साथ तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए है एजेंडा 21। एजेंडा 21 देखिए आया था ये अर्थ समिट कंडक्ट हुआ था हमारा 1992 में। 1992 में हुआ था, ब्राज़ील के अंदर में एक जगह है रियो, वहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था एजेंडा 21 को। वहाँ पे रियो समिट को, जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। वहाँ से डिक्लेरेशन आई थी जिसका नाम है एजेंडा 21। 21 का क्या मीनिंग है यहाँ पे? 21 का मीनिंग है जनरेशन, 21वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी। क्या कुछ हुआ था इसमें?
हुआ तो देखिए आसान सी सिंपल सी जो बातें होती हैं अर्थ समिट में, क्या कहेंगे, नेचर को कंजर्व करेंगे, पुअर्टी से लिंक कर दिया। कभी भी आप देख लेना जब भी नेचर की बात आए ना तो पुअर्टी लिंक होती है वहां से, तो ये सब चीजें आप ध्यान दीजिएगा, कहीं आप ऐसे सोचो कि सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए है, पुअर्टी के लिए नहीं है, तो ये सारी चीजें आपस में लिंक होती हैं। तो क्वेश्चन कई चीजों पर बन सकता है, एक तो इस पर बन सकता है एजेंडा 21 पे भी, 21 है क्या इसमें, और कब हुई थी, ये तो नहीं पूछे कब हुई थी, क्या ये यूएन के द्वारा कंडक्ट की गई थी। जी हाँ, देखिए यूएन ने एक प्रकार से पार्टिसिपेट किया था और यूएन का ही एक पार्ट थी ये जो अर्थ समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, और वहीं से निकल के आया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये सारी जो यूएनएफसीसी जो आजकल सारी जो सीओपी होती है, कोप जो होती है ना, जो कॉन्फ्रेंस आयोजित होती है, जैसे पेरिस में 2015 में हुई थी और एग्रीमेंट हुआ था, तो ये सारी जो अभी आजकल जो कॉन्फ्रेंसेस होती है ना, ये यूएनएफसीसी बना था अर्थ समिट के दौरान में 1992 में, उसके बाद से वहां से एक फ्रेमवर्क निकला था, बाद से ये सारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। तो बस ये याद रखिएगा, एजेंडा 21 यूएन का पार्ट है और 21 मतलब शताब्दी। अब देखिए अगली जो हमारी बॉडी है वो है बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन देखिए ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट के लिए है। मैं आपको याद करवा देता हूँ कैसे। देखिए ये जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं ना, ये अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, जो अमेरिका जैसे कंट्रीज़ हैं, ये ना न्यूक्लियर टेस्ट कर लेते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल का इन्होंने टेस्ट कर लिया, और जो इसका वेस्ट होता है ना, कोई भी मान लीजिए कंज्यूम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी या फिर जो बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ किया, जो भी है न्यूक्लियर का वेस्ट ना अपने आसपास डिस्पोज नहीं करते, क्योंकि खतरा रहता है कि एमिशंस का, यानी अगर मान लीजिए कोई डिप्लीट हो चुका है न्यूक्लियर मटेरियल, वहां से भी एमिशंस थोड़ा बहुत होता रहता है। तो ये क्या करते हैं, जो सोमालिया जैसे कंट्री है ना, अफ्रीका जैसे कंट्री है, वहां के नजदीकी समुद्र में ये डिस्पोज करके आ जाते हैं, जो ये अमीर कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस या फिर वेस्टर्न कंट्रीज हैं। तो बाद में जब ये पता लग गया तो काफी हु एंड क्राई हुई थी इस बात पे। तो 1992 में ये कन्वेंशन आई थी, बेसल कन्वेंशन, कि देखिए आप जो ये हैजार्डस वेस्ट है, जो खतरनाक वेस्ट है, आप जहां इसका सोर्स है वहीं पे इसको डिस्पोज करोगे, जहां पे इसको यूज किया जा रहा है। ऐसे नहीं कि आप किसी दूसरे देश में जाके डिस्पोज करके आ जाओगे। तो उस चीज के लिए थी। इंटरनेशनल ट्रीटी है और यूएन का पार्ट है, ठीक है। इस पर हर बार क्वेश्चन बनता है, क्या ये यूएन का पार्ट है कि नहीं है, यूएन के द्वारा ट्रीटी वो है कि नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा एसोसिएटेड है कि नहीं है। किस लिए याद रखिएगा, बेसल जगह कहां पे है, बेसल है स्विट्जरलैंड के अंदर में, ठीक है। अब आ गया देखिए ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ये तो रिपोर्ट कोई खास नहीं है। एक 1987 में ना क्या हुआ था, 1987 में एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। तो आवर कॉमन फ्यूचर जो आज हम टर्म यूज करते हैं बहुत ज्यादा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म आई थी ना सबसे पहले, वो यहीं से आई थी, ब्रंटलैंड रिपोर्ट से, जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि देखिए हम फिलहाल जो रिसोर्सेज हैं उनको इस प्रकार से यूज करें कि जो हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशंस हैं उनको रिसोर्सेज की किल्लत ना हो। तो बस यही है। आगे एक फंड है कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपेरेंसी। ये क्या है, देखिए ये आया था जो हमारी पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था 2015 में। आपको एक चीज़ पता होगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जैसे हमारे जैसे देश हैं इंडिया, वैसे आजकल वेस्ट कहता है कि इंडिया डेवलपिंग नहीं रहा, इंडिया ने काफ़ी तरक्की कर रही है। तो वैसे एक तरफ तो अच्छी ही बात है, लेकिन देखिए बात यूँ है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ क्लाइमेट चेंज की जो अपने एग्रीमेंट्स हैं, अपनी जो प्रोमिसेस हैं उसको फुलफिल करें। इसके लिए 2010 में ये डिसाइड हुआ था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसे देंगे, ग्रीन क्लाइमेट फंड पैसे देंगे, कितना, 100 बिलियन तक, 2020 तक देंगे, 100 बिलियन तक हर एक साल देना पड़ेगा, $100 बिलियन, ये डिसाइड किया गया था। अब देखिए इस पे ना काफ़ी विवाद रहता है। इस पे काफ़ी विवाद इसलिए रहता है क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ इस तरह का आरोप लगाते हैं कि हम फंड दे तो दे, डेवलपिंग कंट्रीज़ क्लाइमेट चेंज को कर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते, या फिर हम भी कई बार कहते हैं कि जानबूझ के ये कंडीशंस लगाते हैं, फंड दे नहीं रहे, कंडीशंस लगा रहे हैं फंड देने के लिए। तो इस पे देखिए ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो फंड डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ को देना है, उस पर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये बनाया गया था कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपेरेंसी, CBIDT फंड। तो ये आया कब था, क्वेश्चन क्या बनता है, 2015 में आया था पेरिस में। है किस लिए, फंड को मॉनिटर करने के लिए। लेकिन इस पे और भी क्वेश्चंस बनते हैं। इस पे क्वेश्चंस ये बनते हैं कि देखिए ये फंड किसके द्वारा सेटअप किया जाएगा, ये किया जाएगा GEF द्वारा। ये क्या है GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये आगे आएगा। और इसका ट्रस्टी कौन है, इसका ट्रस्टी है वर्ल्ड बैंक। तो ये चीजें याद करिएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए बात आती है कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखिए जो हमारी ये 1992 में अर्थ समिट हुआ था ना, उसमें से 3-4 चीज़ें निकली थी। उसमें से एक चीज़ ये थी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
हालांकि देखिए एग्रीमेंट इस पर काफ़ी लेट आया था, इस पे एग्रीमेंट आया था हमारा 2003 के आसपास आया था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। है किस लिए वो तो पता ही लग गया होगा आपको, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सेव करने के लिए है, नाम से ही पता लग रहा है। लेकिन इसके अंदर भी 2 चीज़ें आई थी, ये आपने सुना होगा कार्टेजिना प्रोटोकॉल, और एक नागोया प्रोटोकॉल भी आपने सुना होगा। ठीक है, ये यूएन का पार्ट है। जब 1992 की जो कॉन्फ्रेंस है वही यूएन का पार्ट है, तो उसके अंदर से जो चीज़ें निकलेगी वो तो यूएन का पार्ट हुई ना, समझ गए? तो इसमें आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा। तो जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है ना 2003 में आया था, ये वाला, ये 2003 में आया था। ये किस लिए है? ये देखिए बायोडाइवर्सिटी को किस प्रकार से बचाता है। ये बायोडाइवर्सिटी को इस प्रकार से बचाता है कि जो हमारे जेनेटिक मॉडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मान लीजिए जैसे हरियाणा के हिसार की एचयू यूनिवर्सिटी है, क्लोन बनाया है किसी एनिमल का, बफेलो का क्लोन बनाया है, तो वो उनके जो जीन्स हैं वो चेंज किए गए हैं ना। अब ऐसे जो जेनेटिक मॉडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मान लीजिए उनको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है, तो उस चीज़ों को ये रेगुलेट करती है ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए हमारा देश है, इंडिया है, हम कोई जेनेटिक मॉडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर किसी दूसरे देश को भेज रहे हैं, यूएस को, तो हमें प्रॉपर बताना पड़ेगा कि हम आपको ये भेज रहे हैं, इसमें कुछ जेनेटिक मॉडिफाइड है, ताकि यूएस पहले से देख सके क्या जो ये जेनेटिक मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म आ रहा है हमारे देश में, क्या उससे बायोडाइवर्सिटी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो बस ये याद रखिएगा कार्टेजिना प्रोटोकॉल है किस लिए, वो जेनेटिक मॉडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है। ठीक है, अब नागोया प्रोटोकॉल किस लिए है? देखिए नागोया जो प्रोटोकॉल है ना, ये 2010 के आसपास आया था। अब कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है, जो फॉरेन की जो कंपनीज है ना हमारे देश में आती है, वो रिसर्च करती हैं, जंगलों में रिसर्च करती हैं, आयुर्वेद पे रिसर्च करती हैं, और वहाँ के पेड़ पौधे से कोई दवाई बना लेती हैं, लेकिन बाद में उसका फ़ायदा लोकल ट्राइब्स को नहीं मिल पाता। तो इसीलिए ये आर्टिकल आया था कि जो भी प्रॉफिट आप कमाएं, मान लीजिए अगर कोई बाहर की कंपनी हमारे देश के किसी फॉरेस्ट में जाके कोई दवाई बना के पैसा कमा रही है, तो उसका फ़ायदा लोकल ट्राइब्स को भी होना चाहिए, बेनिफिट शेयरिंग होना चाहिए। ये सब था चीज़ में नागोया प्रोटोकॉल में। ठीक है, और उसके बाद देखिए कई बार क्वेश्चन इस पर यह भी आ जाता है, एचई टारगेट्स पे आ जाता है। नागोया प्रोटोकॉल के साथ में एचई टारगेट्स भी अटैच्ड हैं। 20 टारगेट ये थे, और क्या था इस टारगेट्स में? देखिए 20 के 20 टारगेट्स को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है जो आपके एफर्ट्स हैं ना काफ़ी सुयोजित होने चाहिए। काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड था सुयोजित। ठीक है, तो एक प्रकार से एचई टारगेट्स याद रखिएगा बस किस लिए है। एचई टारगेट में वो सारी ऐसी बातें की गई हैं कि हम इतनी जो मछलियाँ बचाएंगे, इतने पेड़ बचाएंगे, बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म होने से बचाएंगे, वो सिंपल सी बातें हैं। अब चलते हैं आगे। आगे है कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। देखिए ये स्पेसिफिकली ये भी आया था 1992 के अर्थ समिट में, समझ गए? तो अर्थ समिट के रियो में जो हुआ था, कौन कौन सी 2 चीज़ें आ गई अभी तक? एक दो सीबीडी हमने अभी भी डिस्कस करी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, एक ये डेजर्टिफिकेशन को बचाने के लिए। देखिए डेजर्टिफिकेशन ये स्पेसिफिकली ना अफ्रीका के लिए आया था। अफ्रीका में डेजर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो अपने आप में ये पहली एक ट्रीटी है जो डायरेक्टली निकली है अर्थ समिट से, यानी पहले साइन ये हो गई थी, बाद में आई थी वो सीबीडी वाली, और ये पहले ये आ गई थी। ये तो 1995 में ही आ गई थी, वो 2003 में आई थी। सॉरी, तो सबसे पहले वाली ये है 1995 में, अर्थ समिट से सबसे पहले डेजर्टिफिकेशन वाली आई थी। तो यूएन का तो पार्ट है ही है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका जर्मनी में। जर्मनी में एक जगह है बोन, वहाँ पे है। तो और तो कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है। आगे है साइट्स। साइट्स क्या है? देखिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। क्या है? सिंपल सी बात है। देखिए इंडेंजर्ड जो स्पीसीज होती है ना, उसकी स्मगलिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इंडेंजर्ड स्पीसीज की स्मगलिंग को रोकने के लिए ये आई थी, और इसको वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। ठीक है, और मल्टीलेटरल ट्रीटी है ये यूएन का पार्ट नहीं है, चेक कर लीजिएगा, यूएन का पार्ट नहीं है शायद। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यूएन का पार्ट नहीं है, वाशिंगटन कंसेंसस भी कहते हैं, और ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है। ठीक है, और कब आई थी? 1973 के आसपास आ गई थी ये। कई बार ये साल इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यूपीएससी ने काफ़ी स्मार्ट खेलती है कई बार, उस ईयर नहीं पूछेगी कब आई थी, लेकिन यूँ पूछ लेगी क्रोनोलॉजी में लगाइए इनको। 4 बॉडीज़ हैं, इनको क्रोनोलॉजी में लगाइए कौन कौन सी कब आई थी, तब हमें थोड़ा सा ईयर याद होना चाहिए।
अब देखिए अगला है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। अब देखिए 1992 में क्या हुआ ना, अर्थ समिट आ गया। तो अर्थ समिट में रियो डिक्लेरेशन हुई और एजेंडा 21, वो सारी तमाम तरह की बातें हुई। सबने देखे जो अपने अपने तो वो डिक्लेयर तो कर दिए जो टारगेट्स थे, लेकिन उसके बाद में ना किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किए। तो कन्वेंशन थी सिर्फ, प्रोटोकॉल नहीं था। अब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोटोकॉल आया, यानी अर्थ समिट के वादों को पूरा करने के लिए जो कि देशों ने पूरे नहीं किए उसको प्रोटोकॉल आया। प्रोटोकॉल देखिए कंपलसरी होता है और कन्वेंशन जो होते हैं वो कंपलसरी नहीं होते। तो बस ये क्योटो प्रोटोकॉल इसलिए आया था। इसको क्योटो देखिए 1997 में आया था और इसको पूरा करने में काफ़ी साल लग गए। 2005 में जाके ये फाइनल फॉर्म में आ पाया। और क्या डिसाइड किया गया इसमें डिसाइड किया गया कि 2008 से लेके 12 के बीच में जो देश हैं जो इसको साइन करेंगे वो, यानी खास करके उनकी बात हुई थी। देखिए अगर पूरी डिटेल में बताऊं तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था एनेक्स 1, एक था एनेक्स 2 और एक थे नॉन एनेक्स। हमारे जैसे देश जो डेवलपिंग कंट्री है वो आए थे नॉन एनेक्स में। एनेक्स 1 में आए थे जो अमीर देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और वो दूसरे देश हैं जिनके पास में पैसा है। और एनेक्स 2 में आए थे जैसे रशिया और ईस्ट यूरोप की कंट्रीज़, यानी बीच के देश, मतलब जिनको पास में थोड़ा बहुत पैसा है, आप कह सकते हैं ज़्यादा अमीर नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत वो इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए हुआ क्या था, एनेक्स 1 को पैसे भी देने थे और एनेक्स 2 को सिर्फ टारगेट्स एक प्रकार से इंप्लीमेंट करने थे। एनेक्स 2 में वो सारे कंट्रीज़ थे जैसे लातविया, लिथुआनिया और ये सारे जो ईस्ट यूरोप के कंट्रीज़ हैं। और नॉन एनेक्स में हमारे जैसे देश थे और उनको कुछ नहीं करना था, इनको बल्कि पैसे मिलने थे बाद में जाके। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में। और बाद में ये डिसाइड किया था कि जो एनेक्स 1 और एनेक्स 2 के जो देश हैं ये 1990 का में जितना ये एमिशंस कर रहे थे उसके एमिशंस को कम करेंगे ये 2005 के लेवल्स तक। यानी कहने का मतलब ये है कि 1990 में मान लीजिए, एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, 1990 में मान लीजिए 100% एमिशन कर रहे थे। तो 2008 से लेके 12 में जब इसको इंप्लीमेंट करना था तो 4 साल के अंदर अंदर ये अपना जो एमिशन है वो 95% करेंगे, 5% कम करेंगे। सिंपल सी बात है। तो ये थी। अगली देख लेते हैं कौन सी कन्वेंशन है। अगली है मिनामाटा। मिनामाटा देखिए मरकरी के लिए है। मिनामाटा ना एक जगह का नाम है। ये जगह है मिनामाटा जापान के अंदर में, मिनामाटा बे है ये। वहाँ पे मरकरी का जो ट्रांसमिशन है काफ़ी ज़्यादा हो गया था पानी के अंदर में। तो उसी को संज्ञान में लेते हुए ये ट्रीटी हुई थी, काफ़ी हू एंड क्राई हुई थी, काफ़ी तरह का नुकसान है और इसलिए ये ट्रीटी आई थी। ये भी यूएन का पार्ट है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि अगर क्या ये अभी तक फॉर्म में आ गई है, नहीं, अभी तक सिर्फ इस पर नेगोशिएशन ही चल रही है, अभी तक ये फॉर्म में नहीं आई है। यूएन का पार्ट है, मरकरी के लिए है। बस 3-4 चीज़ें याद रखिएगा। तो देखिए बाकी बची हुई जो इन्वायरमेंट की ट्रीटीज़ हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे करके हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी हैं और बाकी साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, जब भी मौका मिलेगा जैसा जैसा कर सकते हैं वैसा वैसा करेंगे। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू।